गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सुबह का वक्त है और ठीक 5:15 5:15 बज रहे हैं। बसंत पंचमी है, शुभ मुहूर्त है। आप सब पढ़ने वाले बच्चों को मेरा आशीर्वाद, आप सब खुश रहें। माता सरस्वती की आप पर असीम कृपा बरसे। उस बाद माता महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसे। प्यारे बच्चों, 2-3 दिन का ही वक्त है सिलेबस पूरा करने के लिए। ये थर्मोडायनामिक्स बहुत ही तेज फराटा रफ्तार से चल रही है। 1 2 3 4 5 वीडियो हो चुकी हैं। छठी वीडियो में आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शुरू हो जानी चाहिए। एक क्वेश्चन नोट कीजिए सारे बच्चे ढंग से। बस जो आपके नोट्स चल रहे हैं उसके आगे एक क्वेश्चन लिखिए। मतलब हेडिंग की जगह क्वेश्चन क्वेश्चन। कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा लिखा हुआ। कंपेयर द स्लोप्स ऑफ isothermal and adiabatic processes. Okay. Compare the slopes of isothermal and adiabatic processes. और प्रश्न दूसरे रूप से भी आ सकता है। लिखिए, शो दैट adiabatic process curve is more steeper than isothermal process curve. Okay. आंसर देखिए, फॉर आइसोथर्मल बॉयल के नियम का पालन होता है। PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट NRT, NR तो कॉन्स्टेंट होते हैं और T आइसोथर्मल में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। सो ओवर राइट हैंड साइड इज कॉन्स्टेंट। डिफरेंशिएट both sides. P into dV plus V into dP और उसका 0। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये तो शॉर्ट तरीका है, पर जो ज़्यादा डीपली बच्चे पढ़ते हैं उन्हें दिक्कत आएगी। क्या कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में किया, तो घबराने वाली बात नहीं है, करना आपको ऐसे ही है, पर आश्वस्त हो जाए। इसको मैं ये भी तो कह सकता था ना कि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसलिए P इक्वल टू K/V या K इंटू V पावर -1। और मैं करता P का डेरिवेटिव V के रिस्पेक्ट में, तो V के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो कैसे रहेगा, -1 आगे आ जाएगा और K की पावर -2 हो जाएगी, N इंटू एक्स पावर N-1, तो -1 -2 हो जाएगी, नीचे आएगी +2 हो जाएगी। ये हो गया डेरिवेटिव। और K की वैल्यू फिर रख दो कांस्टेंट PV अपॉन V स्क्वायर। एक भी कट जाएगा -P/V। ये ऐसे तरीके पर शॉर्ट में हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। V dP इक्वल टू -P dV, therefore dP by dV is -P/V। ओके, तो इस तरह जिसके सेट में भी किया dV/dx dP/dx, वो अपॉन तो इंटू में 0 हो जाएगा ना जाके, इसे शॉर्ट में ले लेते हैं इसे।
एक तो स्लोप आया नेगेटिव में, रफली पीवी ग्राफ में अगर ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है, स्लोप ऐसा था और एक्यूट एंगल बनाएगा, स्लोप tan थीटा होता है ना, और एक्यूट एंगल बनाएगा तो पॉजिटिव आएगा, परंतु ये स्लोप आ रहा नेगेटिव, यानी कर्व ऐसा रहा, तब जाके ऑब्टयूज एंगल बनेगा टेंजेंट का। dy/dx जानते हो ना? अच्छा समझ, ये भी है, बहुत सारे बच्चे तो मैथ्स मेरे से पढ़ते ही नहीं, बहुत अलग से पढ़ते हैं। तो जान ले dy/dx क्या होता है, x एक्सिस y एक्सिस, इस पॉइंट पर dy/dx का मतलब क्या है, आपको डेरिवेटिव करना तो आता है, ठीक, पर वो क्या क्या शो करता है, क्या मतलब है उसका। टेंजेंट का मतलब है इट टेक ए वेरी स्मॉल पार्ट एंड प्रोड्यूस बोथ साइड्स, इट बिकम्स टेंजेंट। दैट स्मॉल पार्ट component of this small part along x is dx and along y is dy. This dx and this dy. Perpendicular upon base is tan theta and this theta is same of this. Tan theta is perpendicular upon base dy by dx. और आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, जो लाइन होती है उसका जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज नापते हुए एंगल होता है, उसका tan ही कहलाता है उसका स्लोप। तो dy/dx एक तरह से आप स्लोप निकालते हो, ओके। अब y का काम p कर रहा है, x का काम v कर रहा है, तो dy/dx या dp/dv निकाल लें, और निकाल दें dp/dv, ये स्लोप निकला है पीवी ग्राफ में स्लोप, ओके। और ये नेगेटिव आ रहा है और कुछ वैल्यूज की आ रही है, ठीक है। देयरफॉर स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस dp/dv isothermal is equal to minus p/v. ओके, इसके बाद फॉर एडियाबेटिक, अगले स्टेप में फॉर एडियाबेटिक, इसमें pv पावर गामा कांस्टेंट होता है, फिर डेरिवेटिव डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, p इंटू इसका डेरिवेटिव गामा v पावर गामा-1 dv प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dv और कांस्टेंट का g। और समझ होंगे, अलग से करके दिखाऊं फिर नहीं ना, तो d/dv निकालना, तो dp वाला पढ़े छोड़िए, v पावर गामा dp इज इक्वल टू माइनस गामा p v पावर गामा-1 dv। So dp/dv, so dp/dv is minus gamma p v पावर गामा-1 dv तो नीचे आ गया, जैसे v पावर गामा, देखिए v पावर गामा है, ऊपर एक कम है पावर, तो नीचे एक एक्स्ट्रा है, बस कट के नीचे एक भी बच जाएगा, माइनस गामा p/v।
therefore slope of adiabatic process dp by dv adiabatic इज माइनस, तो आए बस गामा इंटू आ गया, बाकी पी अपॉन वी। दोनों ही नेगेटिव है, पर एडियाबैटिक में इंटू गामा और आ गया, और गामा की वैल्यू होती है 1 से ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा था कंपेयर या मोस्टिपर तो इससे पता चल गया कि गामा की वैल्यू ज्यादा होती है 1 से, तो इसकी वैल्यू जो उसका आना था उससे भी ज्यादा आएगी, ज्यादा ढालदार हो जाएगा, स्लोप ज्यादा यानी ज्यादा ढालदार। इन दोनों बातों को लिखने के बाद सो कंपेयर कर दो, डिवाइड कर दो। सो डिवाइड कर दो, dp by dv for adiabatic upon dp by dv isothermal इज इक्वल टू सब पड़ जाएगा, बस गामा बचे, ओके, और एंड गामा इज ग्रेटर देन 1, यानी ज्यादा बड़ा हुआ, यानी कि एडियाबैटिक कर्व is more steeper than isothermal curve। ओके प्यारे बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट आज आपने ये पढ़ा। इसकी इंपॉर्टेंस अब देखिए, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। आपको पीवी ग्राफ में वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 से एक तो ये प्रोसेस है A to B, ये वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर ना बढ़ा ना घटा, कांस्टेंट रहा, और वॉल्यूम V1 से V2 आ गया। दूसरा ये प्रोसेस है, और तीसरा ये प्रोसेस है A to C एंड A to D। इनमें से एक आइसोबैरिक है, एक एडियाबैटिक है, एक आइसोथर्मल है। प्यारे बच्चों, आइसोबैरिक आप जानते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और यह साफ साफ दिखाई दे रहा है A to B प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है। सो A to B प्रोसेस इज डेफिनेटली आइसोबैरिक प्रोसेस। अब इन दोनों में से एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबैटिक है। और आज आपने इससे पहले यही पढ़ा प्यारे बच्चों कि एडियाबैटिक का क्रॉस ज्यादा ढालदार होता है, कर्व सॉरी, एडियाबैटिक का कर्व ज्यादा ढालदार होता है, मोर स्टीपर। इसका स्लोप इनटू गामा करके थोड़ा ज्यादा हो गया है। मैं कौन सा ज्यादा ढालदार है? A to D। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ जाना चाहिए आपको, और मुझे पता है जितने बच्चे भी देख रहे हैं सबके समझ में ये बात आ चुकी होगी।
सो ए टू सी आइसोथर्मल और ज्यादा ढालदार वाला आइसोबैरिक। ए टू डी एडिड। ठीक है बच्चों। दूसरा, इन तीनों प्रोसेस में, वैसे वही बता दूं मैं, अगर कोई ऐसा प्रोसेस हो, मैं इसलिए बता रहा था कि वॉल्यूम V1 से V2 नहीं जा रहा, तो ए टू ई ये कैसा प्रोसेस है? साफ साफ दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक। ए टू ई आइसोकोरिक। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था इंडिकेटर डायग्राम या पीवी ग्राफ में जो कर्व बनता है उससे शुरू करके वॉल्यूम एक्सिस तक जो एरिया सबटेंड होता है वो वर्क डन बाय गैस के इक्वल होता है। पिछली वीडियो में या उससे पिछली वीडियो में आपने देखा था। प्यारे बच्चों, इन चारों प्रोसेस में सबसे ज्यादा किसमें वर्क हुआ होगा? अलार्म बज गया था, 5:30 हो गए। 5:30 से अलार्म लगा हुआ था उसमें, इससे डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं। तो आइसोबैरिक, इसमें नो वर्क डन। आइसोबैरिक प्रोसेस में सबसे ज्यादा एरिया सबटेंड होता है। सो वर्क डन ए भी कह दो, वर्क डन ए सी, वर्क डन ए बी। तो सबसे ज्यादा वर्क हो रहा है ए टू बी प्रोसेस में। वर्क डन सीधा सीधा उस प्रोसेस से नीचे वॉल्यूम एक्सिस तक सारे एरिया के इक्वल होता है। उससे कम एरिया के ए टू सी में हुआ होगा और सबसे कम वर्क ए टू डी। ठीक है, जिसमें भी कम से कम जो भी एरिया सबटेंड हो रहा है ग्राफ से नीचे वॉल्यूम एक्सिस पे, वही वर्क है और एरिया आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ। इसमें ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आएगा ही आएगा, क्यों ग्राफ दे देगा और क्या आएगा, इन कर्व को पहचानो, इनके नाम लिखो, एंड इन विच प्रोसेस द वर्क इज मैक्सिमम एक्सप्लेन। तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चे इसका नाम तो लिख दोगे। ठीक है, वर्क किसमें ज्यादा ये बता दोगे, और एक्सप्लेनेशन में ये बता देंगे कि वी हैव एरिया अंडर द कर्व ऑन वॉल्यूम एक्सिस इंडिकेट्स द वर्क डन, एंड हेंस इन एडिमेटिक प्रोसेस ए टू बी मैक्सिमम एरिया इज इनक्लोज्ड, सो इन दिस प्रोसेस वर्क डन इज मैक्सिमम। चलिए प्यारे बच्चों, इसके बाद आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो जाती है। क्योंकि समय कम है इसलिए इसका भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल करने भी जरूरी हैं इसके, और इतना पढ़ लेने के बाद तो आप अवश्य ही करें। इसलिए इस वीडियो के बाद अपने न्यूमेरिकल्स में लग जाएं। और न्यूमेरिकल्स कौन से करना है? इंडिकेटर डायग्राम वाले, केवल पीवी ग्राफ वाले, बस। जैसे मैं करके बताता हूं आपको एक, ये आपकी खुली और ये आपका थर्मोडायनामिक्स आ गया, और लो जी जल्दी खुली। इस जो बुक मेरे हाथ में, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 22 पीवी डायग्राम दे रखा है, और ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में है,
और प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। और जी 1 2 3 4 और 3 6 9, 3 6 9 12 15 10 20 30 40 50, 10 20 30 बहुत हो गया। और जी 1 2 3 4 5 6, ये है जी आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 10 20 30 40 50 और 10 to 41 के नीचे 10 to 40 और जी 5 के ऊपर 1, यहाँ पे आगे ये है जी 40, ABC ऐसे बना रखा है, ऐसे और ऐसे, और ए यहाँ लिख दिया उसमें, कोई बात नहीं, जैसे कह रहा है वैसे लिखना पड़ेगा। ये डायग्राम आपको दे रखा है, मैं बोल रहा हूँ रिप्रेजेंट टू पाथ्स, फिगर रिप्रेजेंट्स टू पाथ्स BAC एंड BC, BAC एंड BC, सॉरी एरो पर, फिर ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत। ये B से C का प्रोसेस तो डायरेक्टली है और एक वाया A, ओके। BAC एंड BC टू चेंज बिटवीन थर्मोडायनामिक स्टेट्स फ्रॉम B to C ऑफ ए गैस। B to C प्रोसेस है, एक डायरेक्ट और एक वाया A। द इंटरनल एनर्जीज of gas at B and C are 30 and 80। यहां पे इंटरनल एनर्जी 30 जूल और C की 80 जूल इंटरनल एनर्जी है। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट जानना चाह रहा है, वर्क डन बाय गैस अलोंग पाथ AC, AC में कितना वर्क हुआ इज इक्वल टू 0, सिंस चेंज इन वॉल्यूम इज 0। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो पिस्टन मूव नहीं करेगा, और वैसे भी वॉल्यूम एक्सिस पे एरिया ये प्रोसेस ड्रॉ कर ही नहीं सकता, टेढ़ा तो होने पड़ेगा ना, और टेढ़ा होगा तो वॉल्यूम घटाएगा पड़ेगा, तभी वर्क होता है। वेरीफाई भी हो गया। सेकंड पार्ट जानना चाह रहा है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड अलोंग पाथ BC फ्रॉम स्टेट B टू स्टेट C, हीट रिक्वायर्ड B to C, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड अलोंग पाथ BC, सीधा ऊपर जो डायरेक्ट पाथ है, फ्रॉम BC लेके C तक कितनी हीट की जरूरत है, कितनी हीट देनी पड़ेगी। सेकंड पार्ट, कितनी हीट देनी पड़ेगी सिस्टम को, इज जितना इंक्रीमेंट हो गया प्लस जो वर्क होगा, इत्मीनान से पढ़ेंगे इस बात को। फाइनल माइनस इनिशियल B to C पे फाइनल कितना हो गया 80, इनिशियल कितना था 30, प्लस वर्क डन। इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो इस एरिया के ऊपर, जो इस कर्व से लेके वॉल्यूम एक्सिस तक सबटेंड हो, तो वर्क होता है, पहली बात तो कंप्रेस हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा ना इस प्रोसेस में, तो नेगेटिव में आएगा, माइनस। और देखिए कैसे कैसे निकालोगे आप उसको, ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
माइनस चाहो तो बाहर लगा दो ऐसे, और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और इसको एम एन कर दो, एम एन रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी एन एम, ए बी एन एम। सो क्यू कंटिन्यू 80 में से 50 और माइनस में आ जाएगा एबीसी का एरिया, हाफ इंटू बेस, 5 में से 1 माइनस कर दो 4 बचेगा, और इंटू हाइट 40 में से 10 माइनस कर दो 30, और प्लस रेक्टेंगल का 10 इंटू 5, 4 है ना, 4 का क्या, 4 इंटू 10, 4 इंटू 10, 50 माइनस ये 2 आ जाएगा, 60 हो गया, और 60 प्लस 40 100, माइनस 50 जूल ऊर्जा देनी पड़ेगी, अर्थात माइनस में आ गई, अर्थात देनी नहीं पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि प्रोसेस B2C हो जाए तो उसमें से 50 जूल एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी। आप अपना आंसर माइनस में छोड़ दें। यह अंडरस्टूड है कि जब आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो इसका मतलब दी गई एनर्जी पॉजिटिव आती है तो वाकई दी जा रही है, और नेगेटिव आती है एक्चुअली ली जा रही है। ओके, तो वर्क डन 0 जूल एंड माइनस 50 जूल, इट्स ओके। इस टाइप के क्वेश्चन आप शुरू कर लें। वो जब वर्क पूछेगा तो उस प्रोसेस का अंडर एरिया निकाल दो, बस तो पीवी ग्राफ हो, और वो एरिया वॉल्यूम एक्सिस पे निकल रहा हो, ठीक है। एनर्जी पूछेगा, लेना देना पूछेगा, इंटरनल एनर्जी पूछेगा, आंख बंद करके इस फॉर्मूले को लगा, आराम से क्वेश्चन। जब भी इसको लिखोगे तो इसका मतलब है दी गई ऊर्जा, बढ़ी हुई एनर्जी, और वर्क डन बाय गैस। इसमें कोई भी अगर नेगेटिव आ गया, इसके नेगेटिव आने का तात्पर्य है कि ऊर्जा दी नहीं गई बल्कि ले ली गई उससे। इसका नेगेटिव आने का मतलब है कि इंटर एनर्जी बढ़ी नहीं घट गई, और इसका नेगेटिव आने का मतलब यह है वर्क का कि गैस ने वर्क नहीं किया, गैस के ऊपर वर्क किया गया। सबके मीनिंग बिल्कुल क्लीन है, आप हर चीज का मतलब जानते हैं। निश्चिंत होके, खुश होके, मुस्कुराहट के साथ इस चैप्टर के पर्टिकुलर इस टाइप के न्यूमेरिकल इस वीडियो को देखते ही, नोट्स बनाते ही, व्हाट्सएप पे डालते ही शुरू कर दें, और उसको भी व्हाट्सएप पे डाल देना तुरंत ही। पता है ना कितने दिन हमारे पास हैं? अब तो ये कह सकते हैं चंद घंटे ही हैं बस, कि थर्मोडायनेमिक्स को पूरा भी करना है और इस प्रैक्टिस को छोड़ना भी नहीं है। सो स्टार्ट, और अगेन आपके ऊपर कृपा हो माँ सरस्वती की। आज का अटेंडेंस कोड भी यही है, जय माँ सरस्वती।